दोस्तों, हम जानते हैं इंडिया में क्विक कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप कैसे क्विक कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? आपको किस-किस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? आज हम इस पॉडकास्ट में उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सर, आप हमें पहले तो ये बताइए कि क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल। जैसा नाम से ही क्लियर है, क्विक कॉमर्स मतलब इस तरह की चीज़ों की सेल और परचेज़ जो क्विकली रिक्वायर्ड होती है। और आज के टाइम में कई सारे लोग हैं जो बहुत फास्ट सिटीज़ में रहते हैं, जिनके पास टाइम की बहुत कमी है, तो उनको कुछ एसेंशियल की जो रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए उनके पास उतना टाइम नहीं होता। तो टाइम जिसमें कम लगे और एसेंशियल चीज़ें मिल सकें, इस वाले बिज़नेस को या इस वाले मोड को हम क्विक कॉमर्स कहते हैं। और इसमें जो मेजरली चीज़ें हैं वो ग्रोसरीज़ और रेगुलर यूज़ होने वाली लेकिन ज़रूरत जल्दी पड़ने वाली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको बात करूँ तो ग्रोसरीज़ मैंने बताई, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया। बट उसके साथ में आज के दिन में और भी नए प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ ऐड हो रही हैं, जैसे कि लैपटॉप्स एंड फ़ोन्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और ई-कॉमर्स जो हम जानते हैं कि ई-कॉमर्स इज़ नॉट समथिंग जो एक किसी कैटेगरी या किसी निश से रिलेटेड है। ई-कॉमर्स पे लगभग दुनिया में अब आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। ₹500 से लेकर ₹50 से लेकर आप इनफैक्ट उसके ऊपर ई-कॉमर्स में एरोप्लेन भी खरीद सकते हो। बट क्विक कॉमर्स इज़ क्विक थिंग, जिसमें नॉर्मली 10 से 20-30 मिनट के टाइम फ्रेम होता है और उसमें चीज़ परचेज़ की जाती है। कुछ की डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो क्विक कॉमर्स का जो टिकट साइज़ होता है, यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है, वो लगभग 300 से 400-500 रुपए के बीच में रहती है। किसी प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ा बहुत 50-100 रुपए ऊपर-नीचे होगा। ई-कॉमर्स में जो एओवी होता है या टिकट साइज़ हम जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा रहता है। दूसरा, जैसे टाइम का हमने बताया, क्विक कॉमर्स में टाइम फ्रेम जो डिलीवरी का रहता है वो 10 से 30 मिनट के बीच का एवरेज रहता है। ई-कॉमर्स में अगर हम बात करते हैं तो एवरेज डिलीवरी टाइम 2 से 3 दिन और किसी-किसी केसेज़ में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो दीज़ आर द सम मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्विक कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स। तो सर कौन से पर्सन्स के लिए ई-कॉमर्स करना बेस्ट है? इसके लिए ऑब्वियसली समबडी हु इज़ ऑलरेडी हैविंग अ बिज़नेस, जिसके पास कोई रिटेल बिज़नेस है अपना, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उस पर्सन के लिए क्विक कॉमर्स करना बेस्ट और ईज़ीएस्ट है आई वुड से, क्योंकि उसके पास में सामान ऑलरेडी है। जो चीज़ सेल करने के लिए रिक्वायर्ड है वो उसके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो उसको कुछ ख़ास नहीं करना। एक पर्सन चाहिए या फिर वो खुद भी क्विक कॉमर्स जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो उनके लिए ना तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायर्ड है, ना ही एक्स्ट्रा बजट की रिक्वायर्ड है। तो ईज़ीएस्ट अगर मैं बोलूँ तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिटेल बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बट अगर उनकी कैटेगरी वो है जो क्विक कॉमर्स में चलती है, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, तो इट इज़ बेस्ट फॉर देम। बट अगर उसके अलावा नहीं भी है, दूसरी कैटेगरीज़ भी है, तो दे कैन गेट देयर एंड ट्राई देयर लक। हो सकता है उनका बिज़नेस वहाँ पर भी कुछ उनको ऑर्डर दे सके और कुछ प्रॉफिट ऐड कर सके। ओके सर। तो सर अब हमें ये बताइए कि अगर मुझे ऑनलाइन सेलिंग करनी है, तो मेरे लिए क्विक कॉमर्स बेटर है या ई-कॉमर्स बेटर है? ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाले पार्ट में आई गेस कवर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस चीज़ को हम बाद में कवर अप कर लेंगे। क्विक कॉमर्स में कौन सी कैटेगरी बेटर परफॉर्म कर रही है जिसे मैं सेल कर सकती हूँ? क्विक कॉमर्स में वैसे तो आज के दिन में वैराइटीज़ धीरे-धीरे करके कैटेगरीज़ ऐड होती जा रही है। मेनली एसेंशियल कैटेगरी है। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम पंजाब में बैठे हैं, तो अगर एक पर्सन जो पंजाब से है, उसके लिए इट विल बी मोर प्रैक्टिकल एंड फिज़िबल टू डू समथिंग जिसका कंज़प्शन पंजाब में अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बैंगलोर में बैठे हुए हैं, तो बैंगलोर में एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इडली इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होता है। तो बैंगलोर का कोई पर्सन अगर क्विक कॉमर्स पे काम करना चाहे या अपना बिज़नेस करना चाहे, तो वो अगर इडली रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे आती हैं जो रेडी टू प्रिपेयर काइंड ऑफ चीज़ रहती है। तो कोई पर्सन बैंगलोर से है, उसका अपने पास में इडली का कोई ब्रांड है या उस तरह की किसी भी चीज़ का जो मसाला डोसा या इस तरह की चीज़ें जो बनती हैं, उसका कोई ब्रांड है या कोई प्रोडक्ट वो बनाता है, तो वो उसको लिस्ट कर सकता है और उसको वहाँ पर जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा उस तरह की चीज़ को, तो उसको ऑर्डर्स मिलेंगे। सेम अगर हम आपकी बात करें, तो आप पंजाब में बैठे हैं, आप पंजाब में देखो अपने रीजन में कि किस तरह की चीज़ें
लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और जिनका रेगुलर बेसिस पर कंजप्शन होता है। जैसे हम पंजाबियों की बात करें तो पंजाब में परांठास इज समथिंग जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, रेगुलर बेसिस पर ब्रेकफास्ट में पराठा खाया जाता है। तो अगर कोई ब्रांड ऐसा आता है या आप ऐसा करते हो कि आप रेडी टू कंज्यूम परांठास, कुछ ब्रांड बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें बहुत क्विकली पराठे बन सकते हैं और वो कंज्यूम किया जा सकता है, तो डेफिनेटली वो कैटेगरी बहुत अच्छा उस पे काम करेगी। उसके अलावा आजकल हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कई ऐसे ब्रांड्स हमने देखे हैं जो क्विक कॉमर्स के ऊपर बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी कैटेगरी है फ़ोन केसेस की, तो लोगों ने वो भी चीज़ें वहाँ पर लिस्ट करनी स्टार्ट की और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। इसके अलावा होम डेकोर प्रोडक्ट्स हो गया, एसेंशियल्स तो है ही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिलेटेड चीज़ें। और अगर हम बात करें पावर बैंक्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। कई बार लोग कहीं बाहर जाना है, किसी को ट्रैवल करना है और उनका फ़ोन चार्ज नहीं है। नाउ वो वेट नहीं कर सकते घर पे कि फ़ोन चार्ज हो और शायद जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बीच में उनका फ़ोन अगर डेड हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों में उनको क्विकली पावर बैंक की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई ब्रांड है जिसके ऊपर आप पावर बैंक या केबल्स या कोई ऐसी चीज़ सेल करते हो जो आप देखते हो कि लोगों को ऑल ऑफ सडन रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो वो चीज़ उस पे अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा ये तो जो मुझे अभी टॉप ऑफ द माइंड याद आता है वो मैंने बताया। इसके अलावा देयर इज़ अ वेरी गुड वे टू नो कि क्या चीज़ अच्छा काम करती है क्विक कॉमर्स में, और उसका ये तरीका है कि आप जो पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स है क्विक कॉमर्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, स्विगी का एक प्लेटफ़ॉर्म है इंस्टामार्ट। तो इनकी ऐप्स अपने फ़ोन में आप डाउनलोड करो और इनको स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट करो। जो भी प्रोडक्ट आपके रीजन में अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो उसको खूब प्रमोट करते हैं। उनके बैनर्स में आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे और वो प्रोडक्ट आपको बार-बार रिकमेंडेशन में आएगा। एज़ अ यूज़र आप उस ऐप को जब यूज़ करोगे तो बताएगा कि ये चीज़ पे इतना डिस्काउंट चल रहा है। इस चीज़ के इतने आइटम्स बिके हैं हमारे लास्ट इतने टाइम में, इतने मिनट्स में, इतने दिनों में। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि अच्छा इस तरह की चीज़ें हमारे रीजन में चल रही हैं। क्योंकि बैंगलोर या मुंबई के ऑडियंस को, यूज़र को जो प्लेटफ़ॉर्म है वो वही प्रोडक्ट दिखाता है जो बैंगलोर में अच्छा चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मुंबई वाले को मुंबई का दिखाएगा। तो वैसे ही हम अगर अपने रीजन में देखना चाहें तो आप ऐप को एज़ अ यूज़र अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो कई सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं और फिर एज़ अ बिज़नेस ओनर ये हमारा दिमाग क्या चीज़ें उसमें से निकाल सकता है, हम क्या चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं, वो फिर आप प्रोडक्ट्स वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हो और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। सर, ये आंसर के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कई फ़ोन केसेस जैसे ब्रांड्स होते हैं जो अपने मार्केट प्लेसेस या फिर ई कॉमर्स स्टोर्स पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। क्या वो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएँगे और आज के दिन में कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके जो अमेज़न पे बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, उनका अपना ई-कॉमर्स अपने स्टोर के ऊपर बहुत अच्छा बिज़नेस है और वो क्विक कॉमर्स पे भी कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा अगर मैं एग्ज़ाम्पल ब्रांड का बताऊँ तो पोर्ट्रॉनिक्स एक ब्रांड है, जो इंडियन एक्सेसरीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। इंडियन एक्सेसरीज़ ब्रांड है। तो अभी ही सुबह आज मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ज़ेप्टो की ऐड दिख रही थी। तो उसमें उन्होंने वही दिखाया था कि नाउ यू कैन गेट पोर्ट्रॉनिक्स क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन केबल, पावर बैंक्स, चार्जर और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो यस, अगर कोई कोई ब्रांड है जो अ, अपने ई-कॉमर्स स्टोर चाहे शॉपिफाई वूकॉमर्स पे सेल कर रहा है या अमेज़न फ्लिपकार्ट पे कर रहा है, वो ब्लिंकिट या इनके ऊपर भी जो भी कोई कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके ऊपर भी सेल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पे हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, बिगिनर फ्रेंडली होने चाहिए? देखो, सारे जो कोई कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो खुद ही बिगिनर मोड में हैं, उनको खुद ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ज़ेप्टो 2021 में लॉन्च हुआ था, ब्लिंकिट थोड़ा पुराना प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन लाइमलाइट में उसके बाद ही आया, 2021-22 के बाद ही आया है और बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स भी नए हैं। तो वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स उनके ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनके ऊपर आए, ताकि उनके पास जो ऑफरिंग है प्रोडक्ट्स की, वो सबसे ज़्यादा हो। जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो तो सभी चाहते हैं कि उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। लेकिन अगर हम बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म होता क्या है? जहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ईज़ी हो, जहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करने का जो स्टेप्स और प्रोसेस है
वो बहुत ईजी और कोई भी पर्सन कर सके वैसा हो। अगर प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग का प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स होगा जो नॉर्मल पर्सन कर ही ना सके, तो वो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो कई जगहों पर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो वैसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा बहुत सारी लोगों की प्लेटफॉर्म्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी स्पेसिफिकेशन होती है कि आपको ये चीज़ ऐसे ही करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें जो जो प्लेटफॉर्म अच्छा करके देगी वो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि बिगिनर फ्रेंडली होगी। इनके अलावा एक चीज़ है जो इनिशियली लोग भूल जाते हैं या उस टाइम पे कंसिडर नहीं करते और बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो है पेमेंट टर्म्स। जब भी आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी पे भी जा रहे हो तो आपको अपने पेमेंट टर्म्स समझनी जरूरी है। बिकॉज जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए मार्केट प्लेस की बात करूं तो अमेजन के ऊपर पेमेंट टर्म्स होती है 7 डेज, फ्लिपकार्ट के ऊपर होती है 15 डेज। अब आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आपका सेल हो भी गया है, डिलीवर हो भी गया, उसकी पेमेंट भी आपको 15 डेज बाद मिलने वाली है। तो आपको कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके कैश टर्म्स बहुत अच्छे सेटल हो। और जो कंपनी आपको इसमें हेल्प करती है, जो आपको कैश फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करती है, वो ऑब्वियसली बिगिनर फ्रेंडली होगा। जानने का ये जानने का अगर हम बात करें कि बेस्ट तरीका ये है कि क्योंकि अगर आपको कोई कॉमर्स पे सेल करना स्टार्ट करना है तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को पर्सनल फेवरेट नहीं बनाना चाहिए। आप सभी को एक फेयर चांस दो। जैसे अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सभी प्लेटफॉर्म पे फिल कर दो, एटलीस्ट जो टॉप 3 4 5 जो प्लेटफॉर्म है उन पे फिल करो। और उसके बाद में आप देखो कि आपके फॉर्म फिल करने के कितने देर बाद आपको वहां से कोई कंफर्मेशन आया है या फिर कितने देर बाद वो आपको अगले स्टेप्स की मेल भेजी है। अगर आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायर्ड है, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि नाउ योर स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड, नाउ यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट। उसके बाद में अगर आपको लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके पास में कोई फीचर नहीं चल रहा है, अगर आपको सपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, तो प्लेटफॉर्म आपको कितना इजीली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि कोई कॉल्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर चैट के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या मेल के थ्रू कर रहा है। अब एक प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने वहाँ पे कोई कॉल शेड्यूल करी और आपको कुछ देर के अंदर में कॉल आ गई और आपने जो भी प्रॉब्लम थी उस पर बात किया और आपको उन्होंने समझा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप करना तो चाह रहे हो लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम में कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बार बार मेल कर रहे हो या सपोर्ट टिकट रेज कर रहे हो लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पर जहाँ इनिशियली ही बिगिनर अगर हम हैं और हमें प्रॉब्लम आ रही है और अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आगे चल के भी दिक्कत हो सकती है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू नो। सर मैं अगर स्पेसिफिकली अपने बारे में बात करूँ तो मैंने आज तक सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की है, कभी सेलिंग नहीं की। अब मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन, तो मेरे लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेटर है या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेटर है? दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि अगर आप फ्रेश या कह लो कि बिल्कुल न्यू ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हो तो आई पर्सनली बिलीव, आई डोंट नो, हो सकता है कि जो दूसरे लोगों का इसके बारे में दूसरे विचार भी हों, बट मेरा पर्सनली मानना है कि बिगिनर के लिए जिसको ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स इज मच बेटर कंपेयर टू क्विक कॉमर्स। अब इसके लिए मेरे पास कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि क्विक कॉमर्स इज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जाने के लिए ही एक प्रोडक्ट चाहिए, जिस प्रोडक्ट के साथ में आप वहां जाओगे और उसको लिस्ट करोगे और वो सेल होगा। वहां पर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का या फिर प्रोडक्ट रिसर्च या विनर प्रोडक्ट ढूंढने का स्कोप नहीं मिलेगा या उतना नहीं मिलेगा। बट ई कॉमर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उसका जर्नी ही ऐसे स्टार्ट होती है प्रोडक्ट रिसर्च से। तो हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स इज द बेटर टू बिगिन विद फॉर ऑनलाइन सेलिंग। और ई कॉमर्स में जब आपके पास में प्रोडक्ट रिसर्च करते करते आप अलग अलग निशेस ट्राई करते हो, लाइक फैशन, मे बी बेबी प्रोडक्ट्स, पेट प्रोडक्ट्स, उसके बाद में जो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर उसकी क्वालिटी से खुश हैं, उससे आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप देखते हो कि भाई ओवरऑल प्रोडक्ट जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो फिर उस प्रोडक्ट को आप अपने कभी भी कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हो। बट जब आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तब आप कोई कॉमर्स पे जा पाओ तो डजंट मेक मच सेंस टू मी। तो फॉर मी एज माय आंसर आई वुड रेकमेंड कि स्टार्ट करना है ऑनलाइन सेलिंग तो स्टार्ट विद ई कॉमर्स, एंड देन एक बार आपके पास में कुछ विनर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं
जो लोग एक्चुअल में पसंद करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इन अ वे और अनदर, देन यू कैन एनी टाइम गेट टू द क्विक कॉमर्स। तो सर स्टार्ट करने के लिए कितने बजट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बजट इज समथिंग जो हमेशा बहुत ट्रिकी चीज रहती है। सिंपल आंसर तो ये है कि भाई जितना ज़्यादा बजट हो उतना अच्छा है, बट ऑब्वियसली द पर्सन रिक्वायर्ड अ नंबर। तो आई वुड से कि मिनिमम इफ यू हैव समथिंग अराउंड और अबव 1 लाख रुपीज, देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विद द ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस। अदरवाइज बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील्स और वीडियोस मिलेंगी कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग विद ज़ीरो बजट एंड ऑल। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है वो चीज़, क्योंकि आप ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहोगे जो कई सालों लेगा आपको बहुत बेसिक अमाउंट भी प्रॉफिट में देने के लिए, राइट? मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर किसी पर्सन के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इट इज़ बेटर टू गो एंड ज्वाइन सम जॉब। आप कुछ टाइम के लिए जॉब कर सकते हो, विच इज़ टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और कुछ मंथ जॉब करके आप एटलीस्ट 1 लाख या उससे ऊपर का बजट अरेंज करो और उसे स्टार्ट करो। हालांकि एज माई बिलीफ दिस इज अ वेरी लो नंबर बजट टू बिगिन विद, बट यस कहीं से तो स्टार्ट करना है तो 1 लाख मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आप सीखने के ऊपर टाइम लगाओ, ध्यान दो और साथ के साथ कुछ अर्न करो। और व्हेन यू हैव एटलीस्ट दिस मच अमाउंट, उसके बाद में आप टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद अपना ई कॉमर्स बिजनेस या क्विक कॉमर्स में जा सकते हो। सर हमें बजट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन। क्विक कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? क्विक कॉमर्स हो या ई कॉमर्स हो या किसी भी तरह की ऑनलाइन अगर सेलिंग करना है तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सबसे पहले आपके पास में कोई लीगल एंटिटी होना चाहिए। वो एक फॉर्म भी हो सकता है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकता है। तो एक फॉर्म चाहिए, फिर उसी के ऊपर आपको एक जीएसटी नंबर होता है, आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए होता है ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए। और जीएसटी नंबर के साथ में आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, टैन जो टीडीएस नंबर होता है वो चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। कई लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से भी, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि कोई बिल्कुल ही टेस्ट करना चाहता है जिसको पता ही भी नहीं है कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, तो उस वाले मैटर में बिना इन चीज़ों के भी कर सकते हैं स्टार्ट। बट अगर किसी को एज अ प्रॉपरली बिजनेस करना है तो दीज थिंग्स आर मस्ट रिक्वायर्ड। तो ये कुछ चीज़ें, हाँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल करता है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कुछ फूड एंड बेवरेजेस वाले कैटेगरी में हो तो उसके लिए FSSAI एक संस्था है इंडिया में जो सर्टिफिकेशन देती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये हेल्थ के हिसाब से सही है या नहीं है, ईटेबल मतलब एडिबल है कि नहीं है। तो अगर उस किसी कैटेगरी में प्रोडक्ट है तो लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, अदरवाइज नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ में यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए कमीशन फीस लगती है, तो क्या क्विक कॉमर्स में भी ऐसा ही होता है? कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ना, और आपको सर्विस दे रहा है अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली कमीशन लेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए अर्निंग का मेथड बेसिक मेजरली कमीशन ही होते हैं। हालांकि एक एक्सेप्शन है मीशो, जो अभी कमीशन नहीं लेता है, बट सूनर और लेटर वो भी कमीशन लेंगे, या फिर उनके पास में कोई तरीका होगा, हो सकता है जो नहीं लेते होंगे। लेकिन अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो यस, ऑल द प्लेटफॉर्म्स टेक कमीशंस। और कमीशंस में भी कैटेगरी वाइज, और आपका कौन सा निश है, कौन सी कैटेगरी है, आपका बिजनेस का साइज क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है कि आपसे वो कितना कमीशन लेते हैं। अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो ग्रोसरीज में जनरली 10 से 20% के बीच में कुछ कमीशंस लेते हैं प्लेटफॉर्म्स सेलर से। और ये मेजरली डिसाइड होता है ऑन एग्रीमेंट टर्म्स के ऊपर कि हम आपको ये प्रोडक्ट्स देंगे, हम आपको, जैसे आपको प्लेटफॉर्म बोलता है कि भाई हम आपको प्राइम उसमें दिखाएंगे, हम आपको बैनर में दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जनरली 10 से 20% के बीच में ये ग्रोसरीज से लेते हैं। अगर कोई हम D2C बिजनेस की बात करें, D2C ब्रांड है जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करना चाहता है, तो उसके लिए एज सच कोई अभी हार्ड एंड फास्ट जैसे अमेजन का फिक्स रूल है कि वो इस चीज़ के लिए इतना % ही चार्ज लेगा।
जैसे अगर मैं बात करूं, हम स्मार्टफोन एक्सेसरी सेल करते हैं, तो उसमें फिक्स रूल है कि अगर आपका सेलिंग जो प्राइस है अगर वो 500 या उससे नीचे है तो वो आपसे 16% चार्ज लेता है। फिर चाहे आपका प्रोडक्ट किसी भी उसमें हो, लाइक आप केसी सेल कर रहे हो या केबल सेल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर 500 से ऊपर आपका सेलिंग वैल्यू है तो आपको 24% वो चार्ज लेगा। उसके बाद में आप जब एक बहुत बड़े सेलर बन जाते हो तो फिर आपको कुछ कंपनसेशन मिलता है, बट जनरली यही चार्ज होता है। बट क्विक कॉमर्स में अभी इतना हार्ड एंड फास्ट कमीशन स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो वो आप किस लेवल के ब्रांड हो, लोग कितना आपको सर्च करते हैं वहां पर, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। कई D2C ब्रांड्स हैं, स्टोर्स हैं जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट होने के लिए भी 30-30% का कमीशन या डिस्काउंट्स वहाँ पे ऑफर करते हैं, 30 या उससे भी ज़्यादा 30-40% तक ऑफर करते हैं। अब अगर कोई D2C ब्रांड है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, एग्जाम्पल के लिए अभी हम एक नाम लेते हैं मामाअर्थ, या इस तरह का ब्रांड जो लोग खुद से सर्च करते हैं, तो वो ब्रांड्स फिर उनसे बेटर नेगोशिएट कर पाते हैं और वो हो सकता है कि 8% से 15% या 20% के बीच में कहीं सेटल डाउन करते हैं। तो कमीशन, जो आपका क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म लेते हैं या नहीं लेते हैं, डेफिनेटली लेते हैं। और कितना लेते हैं वो डिपेंड करता है कैटेगरीज पे और आपका बिजनेस का स्केल क्या है उस चीज के ऊपर। तो सर इनिशियली स्टार्ट करने टाइम मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? क्विक कॉमर्स पे स्टार्ट करने के लिए आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, क्योंकि क्विक कॉमर्स इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, लाइक लाइटनिंग फास्ट। तो सभी ब्रांड जो हैं वो लगभग उठापटक कर रहे हैं कि हम भी आ जाए, हम भी आ जाए। तो इसीलिए जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर लिस्ट बहुत लंबी लगी हुई है ऑलरेडी, जो लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को वहाँ पे लाइव होने के लिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, कई सारे हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे D2C सेलर्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ऑन बोर्डिंग ही नहीं हो रही है काफ़ी दिनों तक। तो एक तो वो प्रॉब्लम है कि इवन इफ़ यू हैव समथिंग टू सेल, आपको ऑन बोर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। दूसरा, क्विक कॉमर्स में आपको अगर सेल करना है तो अपना प्रोडक्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डार्क स्टोर पे भेजना पड़ता है। अब ये भी होता है कि अगर मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट आपको एक कुछ ना कुछ तो कॉस्ट करेगा, अब आप वहाँ पे जो क्वांटिटी सेल भेजा आपने, वो अगर सेल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो फंडिंग प्रोसेस है या फिर कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो एक कॉस्टिंग वाली चीज़ हो गई। तीसरी ये है कि चैलेंजेस में अगर हम बात करें कि बाय चांस क्विक कॉमर्स ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट हिट हो गया तो उसके इतने फास्ट ऑर्डर आने लगते हैं कि फिर आप उसकी शायद आपके पास उतना स्टॉक अवेलेबल ना हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर एक चैलेंज आता है जो है कंपटीशन। अब नॉर्मली आज के दिन में हर कैटेगरी में एस्टेब्लिश्ड बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, राइट। अब कोई छोटा ब्रांड या जैसे कोई बिगनर है जो जाता है उस कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली जो एस्टेब्लिश ब्रांड है वो उसको ईजी नहीं होने देगा, राइट। तो ऐसे में जब आप प्लेटफॉर्म से बात करते हो कि भाई मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, इतने सारा सामान अभी आपके पास भेज दिया है, बट आप ऑर्डर्स तो आ नहीं रहे हैं या फिर जो आ रहे हो बहुत कम है, तो फिर आपको प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता है कि आप अपने प्राइसिंग को और डाउन करो। तो इसकी वजह से होता ये है कि पहले तो जो आपका प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस कम हो गया, फिर आपको कमीशन तो देना ही है। उसके बाद में हो सकता है कि आपका जो मार्जिन है वो नेग्लिजिबल हो जाए या फिर उतना ना रहे जिससे वो बिजनेस करने में का कोई खास सेंस बनता हो। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस है। इसके अलावा सेटअप कॉस्ट हो सकता है, क्विक कॉमर्स के लिए आपको कुछ एडिशनल रखना पड़े, टीम में कुछ लोग करने पड़े, बट दैट इज समथिंग जो किसी भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो वो तो लगता ही है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्विक कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, पर क्यों? देखो, ब्रांड्स या कंपनीज वहीं जाएंगी जहां पर कंज्यूमर है, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि हर कोई भी ब्रांड है या कंपनी है उसको करना क्या, अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो आज के दिन में कंज्यूमर जो है वो क्विक कॉमर्स पे बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने लिए 50 रुपए की चीज भी क्विक कॉमर्स से मंगाते हैं। सुबह बोरो प्लस भी मैडम ने जो है वो क्विक कॉमर्स से मंगा दिया। तो हो क्या रहा है कि ब्रांड्स को पता है कि यहाँ पर कंज्यूमर है तो हमें अपना प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली सेल आने के चांसेस ज़्यादा है। और कोई भी चीज़ जब नया आता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वैसे भी उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहती, क्योंकि वी नेवर नो कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कल सबसे बड़ी चीज़ हो जाए। बिकॉज जब इनिशियली ई कॉमर्स आया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ई कॉमर्स इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे अमेजन वाज इनिशियली अ बुक शॉप, तो जब अमेजन
वो बताता था कि भाई जैसे एक बहुत रियल स्टोरी है कि जेफ बेजोस बोलता था कि उस टाइम पर कि आई विल बी 100 बिलियन पर्सन। तो लोग उसको मतलब ऐसा देखते थे कि भाई आर यू क्रेजी और व्हाट, लाइक 100 बिलियन अभी तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो लोग इस चीजों को मानते नहीं थे। लेकिन आज जब आप देखोगे तो रिसेंटली कल ही न्यूज आई है कि एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 400 बिलियन को क्रॉस कर गई एक बार के लिए। तो अब जो ब्रांड्स और कंपनीज है वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि भाई हम एक चीज को छोड़ दें और कल को इतनी बड़ी हो जाए। और अगर एक बार आप रेस में पीछे हो गए तो उसके बाद में कोप अप करना इज वेरी टफ। जैसे नोकिया की अगर हम बात करें, नोकिया आईफोन के आने के बाद में एक बार अगर पीछे हुआ तो आप देख लो वो कितना ही प्रयास कर लिया उसने। हर बार हर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ कोशिश करता है, नया फोन लेके आता है, नई चीज करता है, लेकिन वो अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाया। उसके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। तो इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है कि बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों कोई कॉमर्स पे आ रही है, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं। जहां पर लोग होंगे, जहां पे कंज्यूमर होंगे, वहां पर ब्रांड्स को आना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। सर मेरा एक कंसर्न है कि क्या क्विक कॉमर्स के आने के बाद किराना स्टोर्स बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, कुछ इफेक्ट पड़ेगा ये जरूर है। और एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो क्विक कॉमर्स है ना वो मेजरली यूज होता है बाय इंडिया वन। अब इंडिया वन क्या है? इंडिया वन वो है जो हम कह सकते हैं कि टॉप 10 और 15% ऑफ द इंडिया, लाइक जो 10-15 करोड़ टॉप अर्नर्स हैं वही मेजरली क्विक कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं मेजरली वो यूज करते हैं, राइट। तो लेकिन जो ग्रोसरीज है, जो करियाना शॉप है, उसका यूजर तो वो भी है जो 500 रुपये कमाता है, या कोई कुछ नहीं भी कमाता तब भी उसको वहां पे करना पड़ेगा। तो बंद हो जाएंगे ग्रोसरी स्टोर्स या फिर जो करियाना दुकानें हैं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेजरली जो इंडिया है अभी भी लगभग 65-70% इंडिया अभी भी रूरल एरियाज में रहती है। वहां पर कोई कॉमर्स की प्रेजेंस नहीं है, और वहां पर उस ऑडियंस को कोई कॉमर्स के थ्रू सर्व करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बंद हो जाएंगे, नॉट गोना हैपन, बट यस मेजर सिटीज में जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर लोग जो हैं वो ऑब्वियसली कंजप्शन ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के पास में टाइम की कमी है। तो वहाँ पर हो सकता है कि सेलर्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, बट ये हमेशा होता है। अगर आप देखोगे कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे उबर आया, ओला आया, तो लोग नॉर्मली लोगों को यही लगा कि भाई ऐसे तो टैक्सी बिजनेस निपट जाएगा, नहीं निपटा। ठीक है कि ओला उबर है, जो सुविधा है, हमें कहीं जाना है हम कैब बुक कर रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो ऑटोज बहुत सारे चल रहे हैं, कैब्स बहुत सारे चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्सी बिजनेस चल रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ पे देखोगे तो मिंत्रा है या फैशन ब्रांड्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने मार्केट में जाके कपड़े खरीदने बंद कर दिए। तो टेक्नोलॉजी है, यूज भी होगा, बट ये करियाना दुकानों को बंद कर देगा तो मुझे नहीं लगता ऐसा। सर टीम की जरूरत पड़ेगी कि खुद से भी कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस है उसमें टीम की जरूरत तब पड़ती है जब बिजनेस एक लेवल पे जाता है। इनिशियली जो स्टार्ट होता है वो हमेशा फाउंडर ही करते हैं, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वही स्टार्ट करता है। एक बार आपके पास में बिजनेस इतना हो जाता है कि आपसे अकेले मैनेज नहीं होता है, तब आप टीम हायर करते हो। तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट करो खुद से, कोई भी पर्सन जो करना चाहता है वो खुद से स्टार्ट करेगा। और अगर उसके पास में बिजनेस आने लगा, काम इतना होने लगा कि भाई उसके लिए अकेले सब चीज़ें मैनेज करना इज नॉट फिजिबली प्रैक्टिकल, तो टीम हायर करी जा सकती है। स्टार्ट करने के लिए टीम की कोई जरूरत नहीं। तो सर क्विक कॉमर्स स्टार्ट करते हुए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस दिमाग में रखने चाहिए? प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो हर प्लेटफॉर्म के अपने कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज होती हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब लोग नए होते हैं तो वो घाई में ऐसा कर देते हैं कि भाई वो बस मेन उनका ध्यान होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करने में और सेल लाने के ऊपर, और फिर वो ऐसी किसी प्रोडक्ट ऐसा कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से फिर उनको वहाँ से बैन कर दिया जाता है। और एक बार एक अकाउंट को बनाना और एस्टेब्लिश करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, और अगर बाई चांस किसी वजह से वो बैन हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है एक बिजनेस के लिए। तो एक ये है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्वालिटी इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर क्विक कॉमर्स। रीजन बीइंग, क्विक कॉमर्स के ऊपर जो ऑडियंस है उसको पैसों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि कन्वीनियंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब उसने अगर कोई चीज़ ऐसी मंगाई जिसकी उसको 10 मिनट में ज़रूरत है, और जब वो सामान पहुंचा तो वो
क्वालिटी उसकी वो नहीं है, या फिर जो चीज़ मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ है ही नहीं, उसमें कुछ और डाला हुआ है, तो फिर उसका अगर फीडबैक खराब हुआ या फिर उसकी वजह से आपका अकाउंट पे इफेक्ट हुआ अगेन, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ऑर्डर्स बढ़ते हैं और यहाँ से पेमेंट मुझे इतने दिन बाद मिलेगी, तो मुझे उस दौरान पे अपना जो स्टॉक है वो कैसे मेंटेन करना है और वो कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आई वुड से कि प्रिकॉशन में रखे जा सकते हैं। ओके सर, इन द एंड आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन दी एंड मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि उनको इतनी जल्दी होती है सक्सेसफुल होने की कि वो बेसिक्स का ही ध्यान नहीं देते, और इसकी वजह से वो ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच बट नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लो, और इसकी वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक चीज, एक मंत्र सबके लिए काम नहीं करता है, बट बेसिक्स सबके लिए सेम रहते हैं। तो जो हमने आपको बेसिक्स बताए हैं या जो भी आपने सीखा समझ पाए आप लोग, उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, प्रोडक्ट्स टेस्ट करो, अलग अलग चीजें जो भी आप टेस्टिंग कर सकते हो आप टेस्टिंग करो, और जितना सीख सकते हो उतना सीख के बिजनेस में जाओ। एंड लास्ट मैसेज इज कि स्टिक विद द गेम फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मोस्टली पीपल बिजनेस में फेल नहीं होते, वो बस जल्दी छोड़ देते हैं प्रयास करना। तो इसी के साथ आई थिंक कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।